द्वारा भाव परिवर्तन, व्यवहार परिष्कार, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पुलिस प्रशिक्षक अभ्यास क्रम का छठा प्रवचन। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय प्रामाणिकता। दिनांक 10 मई 1981। स्थान रिक्रिएशन क्लब, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का हम 2 आयामों में जीते हैं, एक व्यक्तित्व और एक सामाजिकता। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति समाज है। समाज से कटा हुआ व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता और व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। एक सीमा है व्यक्तित्व की और वह सीमा शरीर के द्वारा निर्मित है। एक ऐसा घेरा जो वैयक्तिक होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये अपने व्यक्तित्व को बनाए हुए हैं। संवेदन व्यक्तित्व को बनाए हुए हैं। सुख दुख का संवेदन वैयक्तिक होता है। प्रसरणशील बाद में होता है, किंतु प्रत्येक संवेदन अपने काल में वैयक्तिक होता है। ये सारी हमारे व्यक्तित्व की सीमाएं हैं और इन सीमाओं में हम व्यक्ति बने हुए हैं। मनुष्य में, प्राणी में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां होती हैं, कुछ संज्ञाएं होती हैं। एक काम की वृत्ति है, संघर्ष की वृत्ति, सहयोग की वृत्ति। काम की वृत्ति प्राणी को सामाजिक बनाती है। मनुष्य सामाजिक बना है काम ऐषणा के द्वारा। काम ऐषणा में 1 से 2 की अपेक्षा होती है और वह सामाजिकता का पहला बिंदु बनता है। संघर्ष की वृत्ति भी है। संघर्ष भी अकेले में नहीं होता, 2 में होता है, वह द्वंद्व होता है। सहयोग भी 2 में होता है। ये कुछ ऐषणाएं और कुछ वृत्तियां व्यक्ति को सामाजिक बनाती है। व्यक्ति को कभी भी सामाजिकता की सीमा से सर्वथा अतीत नहीं कर सकते। मछली पानी में रहती है और पानी में जीती है। पानी से मछली को अलग करने का अर्थ होता है मृत्यु। सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा व्यक्ति और समाज के संबंध का, वह है संक्रामकता, प्रभावों की संक्रामकता। व्यक्ति इतना प्रभावित होता है, इतना संक्रांत होता है। हमारे जीवन में संक्रमण और प्रभाव के बहुत तत्व हैं। हम बाहर से बहुत प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति यह सोचे मैं समाज से संबंध नहीं रखूंगा, अकेला गुफा में चला जाऊंगा, हिमालय में चला जाऊंगा और किसी से संपर्क नहीं रखूंगा, नितांत अकेला बन जाऊंगा। पर यह नितांत अकेलेपन की बात हिमालय में भी संभव नहीं है।
विश्व के किसी भी कोने में संभव नहीं है। सौर मंडल का प्रभाव वहां भी आता है। हमारे विचारों का प्रभाव वहां भी जाता है। हम जो सोचते हैं, हमारा विचार केवल इस कमरे के भीतर, इस हॉल के भीतर ही नहीं रहता। हमारे विचार संक्रमणशील हैं, वे दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। हमारे कार्य, हमारी वाणी, हमारे विचार, ये सभी संक्रमणशील तत्व हैं। पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल ऐसे संक्रामक तत्वों से भरा पड़ा है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ये आकाशिक रिकॉर्ड, पूरा आकाश एक इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इतना बड़ा भंडार और खजाना है कि कभी इसका पार नहीं पाया जा सकता। इस आकाश में अतीत में हुए अरबों खरबों असंख्य व्यक्तियों की प्रतिकृतियां आज भी विद्यमान हैं। इस आकाश में असंख्य काल पहले हुए मनुष्यों की वाणियां भी आज विद्यमान हैं और इस आकाश मंडल में मनुष्यों के चिंतन आज भी विद्यमान हैं। इस परिस्थिति में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति नितांत अकेला हो सकता है? यह नितांत वाली बात कभी नहीं संभव होती। अकेलेपन की एक सीमा है और समाज की एक सीमा है। सारी बात सापेक्ष हो सकती है और हमारे जीवन के जितने मूल्य हैं वे सारे के सारे सापेक्ष मूल्य हैं। एक यात्री बुढ़िया के घर ठहरा। बुढ़िया ने एक ढाबा खोल रखा था जो यात्री आते जाते भोजन कराती और रात्रि को विश्राम के लिए स्थान भी व्यवस्थित था। भोजन किया, सोने का समय हुआ और उसने कहा कि क्या लोगी? बुढ़िया ने कहा ये खाट 4 आने। उसने सोचा कि खाट पर सोने के 4 आने लगेंगे, फालतू व्यर्थ, बिना मतलब, नीचे ही आंगन में लेट जाऊंगा। उसने कहा मुझे खाट नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही लेट जाऊंगा आंगन में। उसने कहा कि आंगन में लेटोगे तो 1 रुपये। बड़ी अजीब बात कि खाट के 4 आने और आंगन पर लेटने का 1 रुपया, ये बात समझ में नहीं आई। बुढ़िया ने कहा खाट की तो सीमा है, तुम इतना ही स्थान रोकोगे, नीचे लेटोगे, पता नहीं कि सारा आंगन ही रोक लोगे मेरा। कहाँ सोओगे? कोई सीमा ही नहीं है। सीमा का अपना मूल्य होता है और असीम का अपना मूल्य होता है। प्रत्येक बात का मूल्य सापेक्ष होता है। हम निरपेक्ष दृष्टि से मूल्यों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो व्यक्ति का अपना मूल्य होता है और समाज का अपना मूल्य होता है। पिछले 5 प्रवचनों में मैंने वैयक्तिक मूल्यों की चर्चा की थी। वैयक्तिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये हमारे ध्यान के 2 कोण हैं। जागरूकता, मानसिक संतुलन, आत्मनिरीक्षण, संकल्प शक्ति का विकास और एकाग्रता की शक्ति का विकास, ये वैयक्तिक स्वास्थ्य के कोण हैं। अब जो मुझे चर्चा करनी है वह सामाजिक स्वास्थ्य की चर्चा करनी है। वैयक्तिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। यदि सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वैयक्तिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। वैयक्तिक चरित्र और सामाजिक चरित्र दोनों सापेक्ष बातें हैं। मैं स्वास्थ्य और चरित्र को 2 दृष्टियों से नहीं देखता। जो हमारा चरित्र है वही वास्तव में हमारा स्वास्थ्य है। जो हमारा स्वास्थ्य है वही वास्तव में हमारा चरित्र है। क्या अस्वस्थ व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है? क्या अस्वस्थ व्यक्ति के चरित्रवान होने की संभावना की जा सकती है? बीमार है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, चरित्र भी बिगड़ जाएगा, मस्तिष्क असंतुलित हो जाएगा,
संतुलित दिमाग उसी व्यक्ति का हो सकता है जो स्वस्थ होता है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, तो फिर सामाजिक संदर्भ में स्वस्थ। स्वस्थ शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसके दो अर्थ होते हैं, दो व्युत्पत्तियां इसकी होती है। एक सुअस्थि, जिसकी हड्डियां अच्छी होती है, मजबूत होती है, वह स्वस्थ होता है। एक अर्थ सुअस्थि, स्वस्थ। दूसरा स्वस्थ है, स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्थ है, जो अपने आप में स्थित होता है। अपने आप में वही स्थित होता है जिसका मन संतुलित और सम्यक होता है। तो स्वस्थ शब्द दो अर्थ की अभिव्यंजना करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। हड्डियों का हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। अस्थि जितने अच्छे होते हैं और अस्थि के साथ जुड़ी हुई मज्जाएं जितनी अच्छी होती है, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जिसकी मज्जा अच्छी होती है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। शरीर और मन का संबंध, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का परस्पर संबंध। तो जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संपर्कों में भी स्वस्थ होता है। तो इस दृष्टि से चरित्र और स्वास्थ्य दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। जहां धर्म की मीमांसा हुई, अध्यात्म की समीक्षा हुई, वहां दो शब्दों का विकास हुआ, अध्यात्म और नैतिकता। अध्यात्म ये व्यक्तिगत संपर्क, नैतिकता सामाजिक संपर्क। अध्यात्म अकेलेपन की सूचना करता है और नैतिकता द्वैत की, दो के संबंधों की सूचना करती है। एक व्यक्ति अपने आप में अच्छा हो सकता है, एक व्यक्ति अपने आप में निर्मल चित्त वाला हो सकता है, अध्यात्म हो सकता है, किंतु एक व्यक्ति अपने आप में नैतिक नहीं हो सकता। जहां नैतिकता की बात होगी वहां सामने कोई दूसरा चाहिए, संबंध चाहिए, संपर्क चाहिए। नैतिकता हमारा व्यवहार का विज्ञान है और अध्यात्म हमारे अंतःकरण का विज्ञान है। जहां सामाजिक संपर्क है, आदमी समाज में जीता है, वहां उसे नैतिक होना जरूरी होता है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो या न हो, किंतु नैतिक होना समाज की अपेक्षा है। यह सही बात है कि जो आध्यात्मिक होगा वह नैतिक होगा ही, किंतु केवल नैतिक होता है, उसका आध्यात्मिक होना कोई जरूरी नहीं है। नैतिकता के लिए समाज का प्रेम, राष्ट्र का प्रेम भी आधार बनता है, किंतु अध्यात्म के लिए व्यक्ति के अंतःकरण ही प्रमाण होते हैं। नैतिकता का एक अर्थ है प्रामाणिकता और दूसरा अर्थ है सामंजस्य। नैतिकता की व्याख्या करना बहुत जटिल काम है। भारतीय आचार शास्त्रियों ने और पश्चिम के आचार शास्त्रियों ने, व्यवहार शास्त्रियों ने नैतिकता की व्याख्या में बहुत श्रम लगाया है और अधिकांश श्रम पश्चिम के आचार शास्त्रियों ने लगाया है। भारत में नैतिकता जैसी परिकल्पना स्पष्ट नहीं थी। हमारी यहाँ प्रामाणिकता की बात बहुत स्पष्ट थी और प्रामाणिकता की बात होती है वहां फिर नैतिकता की अलग से चर्चा करनी आवश्यक भी नहीं होती। किंतु जब आज पश्चिमी अर्थ आचार शास्त्र के संदर्भ में हम जब विचार करते हैं तो नैतिक शब्द का प्रयोग भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है और तुलनात्मक दृष्टि से हम
नैतिकता और प्रामाणिकता की चर्चा करें और समीक्षा करें। नैतिकता का एक अर्थ है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता 3 प्रकार की होती है। वचन की प्रामाणिकता, व्यवहार की प्रामाणिकता और आर्थिक प्रामाणिकता। वचन की प्रामाणिकता भारतीय संस्कृति का एक बहुत उज्जवल पक्ष रहा है। वचन की प्रामाणिकता, जो बात मुंह से कह दी लोह की लकीर, लिखने की जरूरत नहीं, किसी की साक्ष्य की जरूरत नहीं, बस मुंह से जो वचन कह दिया, प्राण चला जाए पर वचन को नहीं तोड़ना है। हमारा इतिहास इस वचन की प्रामाणिकता से भरा पड़ा है। गुजरात के एक श्रेष्ठी की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। एक व्यापारी और बहुत प्रसिद्ध व्यापारी, नाम था भैंसा शाह। घटना गुजरात की है, रहने वाले थे राजस्थान के। गुजरात में गए थे, आवश्यकता हो गई व्यापार में कि 1 लाख मुद्रा चाहिए। कहां से मिले? अपरिचित क्षेत्र, नया क्षेत्र, और चाहिए लाख रुपया। आज तो लाख रुपये का बहुत मूल्य नहीं है, पर कल्पना करें आज से 500 वर्ष पहले लाख रुपये का कितना मूल्य था। बड़ी विचित्र स्थितियां थी। कल ही एक बहुत बड़े व्यापारी ने, जो आज तो करोड़पति है, बात बताई कि वर्ष में, पूरे वर्ष में 1200-1300 रुपया कमाते और सब अच्छी तरह से घर का खर्चा चल जाता, कोई कठिनाई नहीं, अच्छी तरह से खाते पीते, घूमने भी चले जाते। आज तो कल्पना की कहानी की सी बात लगती है कि 1200-1300 रुपये में पूरे परिवार का खर्चा चल जाए और आराम से जीवन बिताएं। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना भी, और भी काम कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाता। एक मात्र कहानी, काल्पनिक कहानी जैसी बात लगती है। उस जमाने में 1 लाख रुपया किसी से लेना कितनी बड़ी बात थी। पता किया, एक बड़े सेठ के पास गया, जाकर कहा कि लाख रुपया चाहिए। पूछा आपका नाम? कि भैंसा शाह, प्रसिद्ध नाम है। उसने कहा ठीक है आप ले लें, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ आप अनुबंध कर लें तो अच्छा होगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको विश्वास न हो तो ये मूंछ का एक बाल, भैंसा शाह की मूंछ का एक बाल रख लें और लाख रुपया दे दें। तत्काल लाख रुपये निकाल कर दे दी। काम हो गया। लगता है कि मूंछ के बाल की बात तो दूर है, पूरी मूंछ भी रख दे तो शायद लाख रुपया वापस नहीं आएगा। बड़ा कठिन काम है। वह एक किसी ने व्यंग लिखा था कि 3 व्यक्ति होटल में आए, भोजन किया और अब बिल चुकाने का प्रश्न आया तो तीनों परस्पर लड़ने लगे। तो होटल के मालिक ने कहा कि क्यों लड़ते हो? कि लड़ाई इस बात की है कि ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा हमारी प्रतियोगिता में जीतेगा वह बिल चुकाएगा। क्या है तुम्हारी प्रतियोगिता? कि दौड़ की हम प्रतियोगिता कर रहे हैं, दौड़ की प्रतियोगिता। तो जो व्यक्ति सबसे फर्स्ट आएगा, पहले नंबर में आएगा, वह बिल चुकाएगा। इस बात का है तब कौन आएगा इसका पता नहीं,
इसलिए बिल चुकाने की अभी बात नहीं, अब तो देखते हैं। तो होटल के मालिक ने सोचा अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, अपन भी देखेंगे कि करो दौड़। दौड़ शुरू हुई, तीनों ही दौड़ने लगे। दौड़े तो इतने दौड़ते गए, मालिक प्रतीक्षा करता ही रहा कि कौन फर्स्ट आता। ये सब क्यों होता है कि जहां हमारे वचन का कोई मूल्य नहीं होता, वाणी का मूल्य नहीं होता, इस सरस्वती देवी की प्रतिष्ठा को खो चुकता है आदमी, तब कोई भी अर्थ नहीं होता। हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान साधन है हमारी वाणी। वाणी ने समाज की रचना की है। यदि वाणी न हो तो समाज नहीं बन सकता। समाज के सारे संपर्कों में, समाज के सारे संबंधों की व्यवस्था में सबसे बड़ा कोई तत्व है तो वह वाणी है। आज आप ऐसे समाज की कल्पना करें कि जहां सब वाणी विहीन है, सब मूंगे ही मूंगे हैं। आप कल्पना करें समाज कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? समाज ही समाप्त हो जाएगा। पशुओं का समाज नहीं बना, गायों का, भैंसों का समाज नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि उनकी वाणी नहीं है, व्यक्त भाषा नहीं है। व्यक्त भाषा के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा ने समाज को जन्म दिया है और उस वाणी की प्रतिष्ठा ही जब हम खो देते हैं तो फिर हमारी प्रामाणिकता और नैतिकता की सारी बात समाप्त हो जाती है। हिंदुस्तान की आध्यात्मिक संस्कृति ने, यहाँ की सभ्यता ने इस बात का अनुभव किया था कि जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य हो सकता है किसी बात का तो वह वाणी का हो सकता है। मन का बहुत मूल्य है, किंतु आपके लिए, अपने लिए। आपके मन की बात आप जाने, दूसरे को क्या उससे। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचें, दूसरे को कोई पता नहीं चलता। दो व्यक्ति आस पास में बैठे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बहुत बुरी बात सोच रहा है, पर इसे दूसरे को तो कोई कुछ नहीं बिगड़ता, पता भी नहीं चलता। मन हमारी वैयक्तिक बात है। शरीर भी कुछ अर्थों में वैयक्तिक है, किंतु सामाजिक सूत्र जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी है हमारी वाणी। वाणी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टूटता है। वाणी के द्वारा संबंध स्थापित होते हैं और वाणी के द्वारा विसंबंध भी होता है। तो ये मूल सूत्र है वाणी। हमने वाणी की प्रतिष्ठा की, वाणी को सरस्वती देवी का स्थान दिया, सरस्वती की उपासना की, आराधना की। आज सबसे ज्यादा फिर अप्रतिष्ठा दी है तो उस वाणी को दी है। वाणी का मूल्य इतना खो चुका है आदमी, ऐसा लगता ही नहीं कि इसका भी कोई मूल्य होता है। क्या फर्क पड़ा? 2 घंटा पहले एक बात कही और 2 घंटा बाद उस बात को बदल दिया तो क्या फर्क पड़ा? वह भी मौखिक बात थी और यह भी मौखिक बात है। मूंछ ऊंची रही तो क्या, और मूंछ नीचे आ गई तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वाचिक प्रामाणिकता एक बड़ा सूत्र था नैतिकता का। दूसरा नैतिकता का सूत्र था आर्थिक प्रामाणिकता। अर्थ के मामले में, धन के मामले में एक प्रामाणिकता का विकास हुआ था, बहुत जबरदस्त विकास हुआ था। परिभाषा की गई कि पवित्र कौन होता है? अर्थ सूची। जो आर्थिक मामले में पवित्र होता है वही व्यक्ति वास्तव में पवित्र होता है। पुरानी घटना आपको बताऊं, नई घटना भी आज हमारे सामने है। नई घटना है आचार्य नरेंद्र देव की। बहुत विद्वान और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं आचार्य नरेंद्र देव। वाइस चांसलर थे, टांगे में रिक्शे में जा रहे थे। लोगों ने पूछा, ये कैसे महाराज, आपके पास तो कार है, फिर ये रिक्शे में कैसे? उन्होंने कहा, मैं अपने काम से जा रहा हूं। कार विश्वविद्यालय की है, मैं अभी विश्वविद्यालय के काम से नहीं जा रहा हूं, मैं अपने काम से जा रहा हूं।
यह है आर्थिक प्रामाणिकता। जोधपुर राज्य का एक दीवान था, 2 दिए जलाया करता था अपने घर में। कोई देखने नहीं आता, अपने घर में 2 दिए जलते थे। जब राज का काम करता तो राज का दिया जलता, और जब अपने घर का काम करता तो उस दिए को बुझा देता और अपना दूसरा दिया जला लेता। यह है आर्थिक प्रामाणिकता। अर्थ के मामले में व्यक्ति इतना प्रामाणिक होता है कि दूसरे के हक का लेना नहीं चाहता। आज हमारी एक भ्रांति पैदा हो गई कि भला गरीब आदमी प्रामाणिक कैसे रह सकता है। इस भ्रम को तोड़ना होगा। यदि गरीब आदमी प्रामाणिक नहीं हो सकता तो उसकी गरीबी बड़ा आदमी कभी मिटाएगा भी नहीं। बड़ा आदमी इसीलिए तो अप्रामाणिक बना हुआ है कि गरीब आदमी के मन से यह धारणा नहीं निकल रही है। आज गरीब आदमी के मन से यह धारणा निकल जाए कि अच्छा समाज और अच्छा व्यक्ति वह होता है जो प्रामाणिक जीवन जीता है, तो कुछ बड़े लोग अप्रामाणिकता के साथ अपना काम नहीं चला सकते। अप्रामाणिकता को सहारा मिला हुआ है गरीब लोगों की अवधारणा का। अगर ये अवधारणा टूट जाए तो वे कब तक अकेले चल सकेंगे, कुछ एक लोग। किंतु हमारा तो आज ये विश्वास हो गया कि बिना बुराई के, अप्रामाणिकता के, बेईमानी के समाज का, जीवन का काम चल ही नहीं सकता। जब ये व्यापक अवधारणा हो गई तो फिर किसी को अच्छा बनने की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। मुझे लगता है अर्थ के मामले में, आर्थिक समस्याओं के विषय में आज यदि दृष्टिकोण बदले तो ज्यादा उनका सुलझाव हमारे सामने हो सकता है। वे उलझी हुई हैं हमारी ही मान्यताओं और गलत धारणाओं के कारण। एक चक्रव्यूह है, कोई ऐसा अभिमन्यु नहीं दिखता उसमें प्रवेश पा सके, और ऐसा नहीं दिखता जो वापस निकल सके। हर व्यक्ति बुराई की भाषा में जब सोचने लग जाए तो वह चक्रव्यूह और मजबूत बन जाता है। दूध में पानी मिलाने वाला सोचता है इसमें क्या बुराई है, कोई कठिनाई नहीं है, उसे बुरा लगता ही नहीं। किंतु जब वह आटा लेने जाता है, जब वह मसाला लेने जाता है और मिलावटी आटा और मिलावटी मसाले मिलते हैं, तब सिर ठनकता है, सोचता है कितना समाज खराब हो गया, कहां कितनी बुराई हो गई। अरे भाई, जब तुम स्वयं कर रहे हो, समाज का एक हिस्सा बुराई करेगा, दूसरा नहीं करेगा, यह कल्पना ही नहीं की जा सकती। सुधरता है तो पूरा समाज सुधरता है, बिगड़ता है तो पूरा समाज बिगड़ता है। हमारे सामने प्रश्न आया कि आप शिविर कर रहे हैं, किंतु पुलिस के लोग तो इतने भ्रष्ट हैं, कैसे सुधरेंगे? प्रश्न आया तो मैंने कहा, क्या पुलिस का आदमी कोई आकाश से टपकता है क्या? आकाश से तो नहीं आता, उसी समाज में से आता है जिस समाज में आप लोग जी रहे हैं। कोई पुलिस का आदमी, कोई राज्य कर्मचारी, कोई अध्यापक, कोई व्यापारी अकेला कोई अच्छा भी नहीं हो सकता और बुरा भी नहीं हो सकता। यदि बुरा है तो पूरा समाज है, और अच्छा होगा तो पूरा समाज होगा। हम ये काट कर कल्पना करें, एक वर्ग तो पुलिस के आदमी तो सब अच्छे हो जाएंगे, नैतिक हो जाएंगे, और पूरा समाज अनैतिक रहेगा, ये कल्पना दुष्कल्पना होगी। हम ये कल्पना करें कि राज्य कर्मचारी तो सब अच्छे हो जाएंगे और व्यापारी ऐसे ही रहेंगे, ये कल्पना भी हमारी अति कल्पना होगी। हम ये सोचें कि और सब तो बिगड़े रहेंगे, व्यापारी सुधर जाए तो अच्छा है, ये कल्पना भी दुष्कल्पना होगी। एक निश्चित मानकर चलें कि सुधरेगा तो पूरा समाज सुधरेगा और बिगड़ेगा तो पूरा समाज बिगड़ेगा। हम एक एक अंग को काट कर अलग कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसी हमारी तंत्र की व्यवस्था है, ऐसी अवयव और अवयवी की संघटना है
कि जिसमें से एक अवयव को अलग काटकर स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता। ये आर्थिक प्रामाणिकता का प्रश्न पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज पूरा चिंता का विषय बना हुआ है और उसके आधार पर समूचा भविष्य समाज का अधर में लटका हुआ है। प्रामाणिकता का तीसरा विषय है व्यवहार की प्रामाणिकता। व्यवहार की प्रामाणिकता एक प्रकार का व्यवहार विश्वास पैदा करता है और दूसरे प्रकार का व्यवहार अविश्वास पैदा करता है। एक समाज में बहुत अपेक्षा होती है कि व्यवहार मिले। सब लोग अपेक्षा रखते हैं माता पिता से ये व्यवहार मिले, पुत्र से पिता अपेक्षा रखता है कि ये व्यवहार मिले, पड़ोसी से व्यवहार की अपेक्षा रखता है। जहां व्यवहार की प्रामाणिकता होती है समाज स्वस्थ रहता है और जहां व्यवहार में अप्रामाणिकता आ जाती है बड़ी कठिनाइयां पैदा होती है समाज में। एक प्रिंसिपल ने बताया, बीकानेर में रहने वाले, उन्होंने कहा मेरा पड़ोसी मेरे साथ में विचित्र व्यवहार करता है। अपने घर से कूड़ा कचरा निकालता है और वह सारा निकालकर मेरी पोल के सामने लाकर डाल देता है। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। काफी समझाने पर भी नहीं माना तो सोचा अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या है। तो फिर मेरे नौकर ने भी ऐसा शुरू किया कि सारा कूड़ा कचरा वह निकालता, मेरे घर का होता, दोनों मिलाकर उसके घर के सामने डाल आता। ये व्यवहार का जो संघर्ष होता है, व्यवहार की एक अप्रामाणिकता होती है, व्यक्ति को बड़े संकट में डाल देती है। एक व्यवहार की कहानी है। जंगल में आदमी जा रहा था, योग ऐसा मिला, बंदर बैठा था पेड़ के नीचे, आदमी पेड़ के पास पहुंचा और योग बस पीछे से चीता भागता हुआ आ रहा। आदमी ने भी देखा, बंदर ने भी देखा। बंदर भी पेड़ पर चढ़ गया और आदमी भी चढ़ गया। जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां परस्पर में मैत्री जुड़ जाती है। संकट का समय मैत्री जोड़ने का समय होता है। आदमी सुख के समय में परस्पर में विरोध भी रख लेता है, पर संकट की घड़ी में तो एक मत भी हो जाता है और मैत्री भी जुड़ जाती है। ऐसा होता है। पति पत्नी में बहुत झगड़ा चलता था, बहुत झगड़ा। एक बार पड़ोसी ने पूछा, अरे तुम्हारा मत कभी मिलता ही नहीं, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, क्या जीवन में कभी एक मत भी हुए हो? पति बोला, हाँ एक क्षण ऐसा आया था जब हम एक मत हुए हैं। क्या? घर में आग लग गई, एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजे से दोनों एक साथ निकले। संकट की घड़ी में मैत्री जुड़ जाती है और संबंध भी जुड़ जाता है। ऐसा होता है। तो बंदर में और आदमी में मैत्री हो गई, दोनों पेड़ पर चढ़ गए। चीता नीचे बैठा है, आदमी ऊपर और बंदर भी ऊपर। चीता भी पक्का, वे भी पक्के, दोनों ऊपर बैठे हैं। काफी समय हो गया। चीते ने सोचा अब तो पराक्रम से काम नहीं चलेगा। जहां पराक्रम से काम न चले वहां बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। तो बुद्धि बल से काम लेना सोचा और बुद्धि बल में भी भेद नीति से काम चलेगा। रात हो गई, सोने का समय, तो दोनों ने एक उपाय निकाला। आदमी ने कहा कि तुम सो जाओ, मेरी गोद में सो जाओ और मैं जागता रहूंगा। बंदर ने कहा ठीक है, आप सो जाएं, मैं जागता रहूंगा। दोनों ने ऐसा समझौता कर लिया।
आदमी सो गया और बंदर सुरक्षा कर रहा है, पहरा दे रहा है, जागरूक है कि नीचे से चीता क्या करता है। आदमी तो सो रहा है, बंदर जाग रहा है। चीता बोला, बंदर तुम भी वन के प्राणी हो और मैं भी वन का प्राणी, हम दोनों वन के प्राणी हैं। आदमी से हमारा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं हमारा। और देखो आदमी बड़ा धूर्त होता है, तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेगा तुम्हें पता नहीं है, बड़ा विश्वासघाती होता है। तुम मेरी बात मानो, इसको धक्का देकर नीचे गिरा दो। बंदर ने कहा, मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता, मैंने वचन दिया है, मैंने आश्वासन दिया है, इसको मैं नहीं गिराऊंगा और ऐसा विश्वासघात नहीं करूंगा। बहुत समझाया, बहुत प्रयत्न किया, पर बंदर अपनी बात पर अडिग रहा और सोचा भला जिसके साथ मैत्री कर ली, अब ये कैसे कर सकता हूं। कुछ भी नहीं हुआ। आदमी सोता रहा, चीता भी प्रतीक्षा करता रहा। आखिर बारी आई, बंदर नींद लेने लगा और आदमी बैठा है। चीता बोला कि देखो आदमी, तुम अब जंगल में कैद हो और अब जंगल से शहर में जा नहीं सकते, पेड़ को छोड़कर तुम जा नहीं सकते और मैं यहां से सरकूंगा नहीं। आखिर तुम्हें भूखे मरना है, मर जाओगे और कोई उपाय नहीं है। बंदर तुम्हारे क्या लगता है? यह तो एक जंगल का प्राणी है, बंदर है, आखिर बंदर ही है, आदमी तो है नहीं, तुम्हारे कुछ लगता नहीं। अगर तुम मेरी बात मानो, बंदर को नीचे गिरा दो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम कुशल क्षेम से जा सकते हो। तर्क समझ में आ गया। आदमी ने सोचा तर्क बहुत अच्छा है। आदमी का ये तार्किक दिमाग, ये रीजनिंग माइंड ऐसा होता है तो तर्क को पकड़ लेता है। बुद्धिमान आदमी था, बंदर तो इतना बुद्धिमान नहीं था। तर्क समझ में आ गया कि बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर चीता 2-3 दिन बैठा रहा तो भूखे मरते, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। नीचे उतरने की बात ही किसको है? चीता किसको खाएगा? बिना खाए मर जाऊंगा। बड़ी समस्या है और ये हटेगा नहीं। और बंदर मेरी क्या लगता है? यह भी तो एक जंगली जानवर है, मुझे कोई संबंध नहीं मेरा। दो धर्म धक्का, चीते ने कहा और आदमी ने धक्का देना शुरू किया उसे गिराने की। आखिर बंदर तो बंदर ही था, जागा। जागते देखा कि आदमी तो गिरा रहा है। तत्काल एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया और जाकर बोला, आदमी नमस्कार, तेरे जैसा धूर्त व्यवहार करने वाले दुनिया में होते हैं, तुझे नमस्कार। ये व्यवहार की अप्रामाणिकता। एक आदमी के साथ कैसा व्यवहार, अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार, अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार, एक सामाजिक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार। एक व्यवहार की प्रामाणिकता होती है तो समाज में एक आश्वासन होता है और समाज सुखी होता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आशंकित रहता है कि न जाने ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। आज स्थिति यह बन गई कि कुछ लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम आजकल तो कमाने के लिए जाते हो और वहां बहुत ज्यादा रहते हो, देश में कम आते हो। बोले आज का जमाना नहीं रहा, 2 दिन के लिए भी मुनीम के भरोसे छोड़कर आ जाएं तो फिर मुनीम का भी पता नहीं मिलता और बातों का तो पता मिलता ही नहीं है। इतना अविश्वास आज पैदा हो गया। और जिस समाज में पारस्परिक अविश्वास हो जाता है वह समाज कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। सुख का सबसे पहला सूत्र होता है विश्वास। जब विश्वास की प्रतिष्ठा नहीं, पति पत्नी का विश्वास नहीं करता, पत्नी पति का विश्वास नहीं करती। आजकल तो लॉकर में होता है, अपने पति को भी पता नहीं चलता कि क्या रखा हुआ है, कि पता चले तो न जाने क्या हो जाए। बड़ी समस्या है आज। पुत्र पिता का विश्वास नहीं करता। हमारी दुनिया इतनी अविश्वास पर आधारित हो गई। इस अविश्वास के कारण आज एक प्रकार की जो मानसिक शांति थी वह शांति ही समाप्त हो गई। ये व्यवहारिक प्रामाणिकता और व्यवहार की अप्रामाणिकता। प्रामाणिकता के 3 सूत्र होते हैं।
वचन की प्रामाणिकता, अर्थ की प्रामाणिकता और व्यवहार की प्रामाणिकता। जिस समाज में प्रामाणिकता का विकास होता है वह समाज आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। जिस समाज में प्रामाणिकता नहीं होती उस समाज का भाग्य हमेशा खतरे में झूलता रहता है। बड़ा आश्चर्य होता है कि समाज जहां से शुरू होता है और समाज में सबसे पहला एक आश्वासन का सूत्र होता है प्रामाणिकता, उसको भी जब खंडित कर दिया जाता है तो समाज कैसे सुख की सांस ले सकता है और कैसे भरोसे के साथ जीवन यापन कर सकता है, ये बात तो समझ में नहीं आती। पर पता नहीं आज के इस बौद्धिक युग में, वैज्ञानिक युग में और प्रगतिशील विचारणा के युग में इतनी अप्रामाणिकता की बात क्यों चलती जा रही। आश्चर्य तो होता है, सोचने में जरा संकट भी पैदा होता है कि यह विरोधाभास क्यों चल रहा है। एक और वैचारिक धरातल पर, तार्किक धरातल पर, बौद्धिक धरातल पर बहुत मनुष्य ने प्रगति की और जहां अंतर पक्ष का, भावना पक्ष का प्रश्न था उस पक्ष में काफी प्रतिगति की है, उल्टा चला है। हम इस बात पर निश्चित विश्वास करें कि प्रामाणिकता के बिना कोई भी समाज आखिर प्रगति पर नहीं बढ़ सकता। मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं एक घटना के साथ। घटना विदेश की है, किंतु अच्छी बात कहीं भी हो हमारे लिए स्वीकार्य होनी चाहिए। एक बहुत बड़े राजनेता ने एक घटना सुनाई थी। एक भारतीय व्यक्ति लंदन में था और वह जिस घर में ठहरा हुआ था उस घर का मालिक दूध वितरण का काम करता था। एक दिन उसकी लड़की बड़ी उदास थी, तो भारतीय मित्र ने पूछा कि बहन आज इतनी उदास क्यों हो। वो बोली क्या करूं, आज दूध की सप्लाई तो पूरी करनी है और मेरे पास आज दूध कम है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैं सप्लाई कैसे कर पाऊं। ये कोई समस्या है क्या भारतीय के लिए? कोई समस्या जैसी बात ही नहीं थी। उसने कहा कि इतनी चिंतित और इतनी उदास क्यों, कि ऐसी क्या बात है। हिसाब लगाया कि इतना ही तो कम है और तुम्हारे पास तो इतना ढेर बंद दूध है, उसमें इतना सा पानी मिला दो, तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, समस्या पूरी हो जाएगी। उसने सुना और सिर ठनका, अपने पिता के पास गई, जाकर बोली पिता किस राक्षस को अपने घर पर स्थान दे रखा है। वह तो राक्षस है, आदमी नहीं है। भला ऐसी बुरी सलाह देता है कि दूध में पानी मिला दो। क्या मैं दूध में पानी मिलाकर अपने राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अन्याय करूं? ऐसी बुरी सलाह देता है, अपने घर से निकाल दो इस आदमी। कल्पना करें कि क्या स्थिति थी। कहा गया था कि दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आए, भारत में आए और यहाँ के अग्रजन्मा विद्वान से आचार सीख कर जाएं। क्या हम आज उस पुरानी बात को दोहरा सकते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। आज क्या शिक्षा मिलेगी? बड़ी विचित्र स्थिति है। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। केवल आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं कि केवल इतने से लोग या पुलिसकर्मी ही पुनर्विचार करें। ये पूरे समाज की दृष्टि से मैं चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं कि समूचे समाज को आज पुनर्विचार की जरूरत है। यदि पुनर्विचार नहीं हुआ इस विषय पर तो इस अप्रामाणिकता ने, इस पारस्परिक अविश्वास ने और इस अनैतिकता ने
न जाने क्या करा, कोई कठिनाई में डालने का एक ऐसा कदम उठाया होगा कि जिसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती। अनैतिकता, अप्रामाणिकता समाज का सबसे बड़ा संकट होता है। आर्थिक संकट उतना भीषण नहीं होता जितना संकट समाज की अनैतिकता का होता है। तो इस दृष्टि से, सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम प्रामाणिकता के पहलू पर पुनर्विचार करें। इसमें दो बातें मेरे सामने स्पष्ट हैं। एक बात तो आर्थिक विसंगति और दूसरी बात अविश्वास। और सबसे पहली बात अविश्वास की है। आज प्रामाणिकता के प्रति हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। यह सबसे खतरनाक बात है। यह विश्वास ही नहीं रहा, मन में यह प्रतिष्ठा ही नहीं रही कि प्रामाणिकता का भी कोई मूल्य होता है। यह अप्रामाणिकता को, अनैतिकता को सबसे बड़ा सहारा दे रही। दूसरी बात जो बहुत उलझी हुई बात है कि व्यवस्था की कठिनाइयां या आर्थिक विसंगतियां। इतनी आर्थिक विसंगति है कि एक आदमी को पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। बड़ी समस्या है रोटी की समस्या। ये व्यवस्था का प्रश्न और ये आर्थिक विसंगतियों को सुलझाने का प्रश्न जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर हो नहीं रहा। व्यवस्था परिवर्तन की बात बिल्कुल आज समझ में नहीं आ रही है कि इस विषय में कोई विशेष प्रगति हो रही है। पर मैं अपनी सीमा की बात कहूं तो मुझे ये लगता है कि सबसे खतरनाक बात यह हुई है कि हमारी प्रामाणिकता के प्रति आस्था ही समाप्त हो चुकी है। जब तक ये आस्था नहीं होगी तब तक ये समस्या सुलझेगी नहीं। आज भी मैं देखता हूं कि गरीब लोगों में फिर भी प्रामाणिक व्यक्ति अपेक्षाकृत ज्यादा मिले। आए दिन घटना पढ़ते हैं कि रिक्शे वाले ने एक यात्री के 1000 रुपये लौटा दिए, 5000 रुपये लौटा दिए, 10,000 रुपये लौटा दिए, ये कर दिया वह कर दिया। एक दिल्ली की घटना मेरे सामने है। एक होटल वाला आदमी था, बूढ़ा सा आदमी, साधारण सा होटल चलाता था। तो 2-3 विद्यार्थी आए और भोजन किया, बिना बिल चुकाए चले गए। पता ही नहीं चला, वह बेचारा व्यस्त था काम में, चले गए। जब उसका ध्यान गया, अरे वे तो चले गए, पास में स्टेशन था, पता था इस गाड़ी से जा रहे हैं। इधर उधर देखा तो रेडियो वहीं छोड़ गए, वहीं छोड़ गए। बूढ़े ने सोचा उन बेचारों का रेडियो रह गया। लंगड़ाता सा आदमी, बूढ़ा आदमी, रेडियो लेकर हाथ में और दौड़ा और हर डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाई, बाबूजी बाबूजी आपका रेडियो रह गया। उन्होंने देखा कि होटल का मालिक आ रहा है, रेडियो पहले नहीं देखा, देखा आ रहा है, सोचा कि बिल लेने के लिए आ रहा है। चुप रहे, बोले नहीं। पर जब यह आवाज आई कि रेडियो रह गया तब ध्यान गया और तत्काल मुंह निकाला, उसने रेडियो दिया, ले लिया और डिब्बा बंद कर बैठ गई। यह नहीं सोचा कि बिल चुका दे। मुझे लगता है आज भी गरीब आदमी में ये फिर भी विश्वास है कि भाई ये हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किंतु जहां धन की मात्रा बढ़ती जा रही है वहां तो विश्वास बिल्कुल ही खो चुका है, रहा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है आस्था का पुनर्निर्माण। हमारी समाज गिरता है आस्था के अभाव में और समाज उठता है आस्था के बल पर। जहां आस्था टूट जाती है वहां चाहे कितनी समृद्धि आए, समाज का विकास नहीं हो सकता। तो
एक आस्था का पुनर्निर्माण, दूसरा व्यवस्था का पुनर्निर्माण। ये आस्था का पुनर्निर्माण करना मैं मानता हूं धर्म के क्षेत्र के लोगों का काम है, और व्यवस्था के पुनर्निर्माण का राजनीतिकों का प्रश्न है। किंतु साथ साथ में जब जब हमारे सामने स्थिति आती है बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से, तो हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो कि आप लोग सुधार चाहते हैं और सुधार की बात करते हैं, समूचे समाज को बदलने की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, किंतु हमें नहीं लगता कि व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन हो रहा है। अभी तक ऐसा लगता नहीं है। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो कोरे धर्म से जो अपेक्षा रखते हैं वह काम भी नहीं होगा। आचार्य श्री ने कई बार प्रधानमंत्री के सामने एक सूत्र रखा कि हमारी दृष्टि से ऐसा होना चाहिए कि हृदय परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कोई हम अपेक्षा रखें हृदय परिवर्तन की, ये बात जरा गलत लगती है। आज का सूत्र क्या हो गया, एक राजनीतिक पार्टी का सचिव अपने अध्यक्ष के पास आकर बोला कि अमुक व्यक्ति ने दल बदल कर लिया, क्या करना चाहिए? अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। फिर लगते ही उसने कह दिया कि वह व्यक्ति अपने दल में आ रहा है, क्या करें? कि हृदय परिवर्तन के लिए स्वागत करना चाहिए। अपनी पार्टी से कोई चला जाए तब तो अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और कोई व्यक्ति अपने दल में आ जाए तो हृदय परिवर्तन के लिए उसका स्वागत करना चाहिए। ये दोहरी नीति जब तक चलेगी तब तक ये सुधार की बात समझ में नहीं आती। हमें एक निष्ठा से चलना होगा कि व्यवस्था का परिवर्तन और हृदय परिवर्तन दोनों साथ साथ चले। ठीक है, प्रश्न है नैतिकता का आधार क्या होगा? नैतिकता का आधार स्वास्थ्य, यानी अपना व्यक्तिगत प्रेम, सामाजिक प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम, यह नैतिकता का आधार बनता है। व्यक्तिगत प्रेम का मतलब कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, यह नैतिकता का वैयक्तिक आधार बनता है। दूसरे में सामाजिक संबंध ठीक रहे, राष्ट्रीय संबंध ठीक रहे, राष्ट्रीय प्रेम। अभी मैंने जिस घटना का उल्लेख किया कि मैं दूध में पानी मिलाकर अपने राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अन्याय नहीं कर सकती, यह राष्ट्रीय प्रेम है, यह नैतिकता का आधार बनता है। और पश्चिम की नैतिकता के पीछे यह बहुत बड़ा कारण है राष्ट्र प्रेम। एक समाज का प्रेम भी होता है। अब निश्चित माने एक आदमी हर चीज में मिलावट करता है, ग्राहकों को मिलावटी आटा मिलावटी मसाला बेचता है, पर अपने घर में अपनी पत्नी के लिए मिलावटी आटा नहीं लाता, अपने पुत्र के लिए अपने लिए मिलावटी आटा नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? उनके साथ प्रेम है हमारा। तो जिसके साथ प्रेम है उसके प्रति हम अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय उसके प्रति करते हैं जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है। तो प्रेम के विस्तार की जरूरत है। प्रेम आधार बनता है नैतिकता का, वह वैयक्तिक प्रेम, सामाजिक प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम। यह एक स्वस्थ आधार बन सकता है। ठाकुर पत्थर तीरथ हैं सब फानी, रामा मर गए कृष्णा मर गए देख के वैद कहानी। अरे रामा मर गए कृष्णा मर गई लखूबाई। उस साधु को हम क्यों ना पूछे जिसको मौत न आई। मैं क्या जानू, 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 मैं
रामा मर गए, कृष्णा मर गए, देखे वेद कहानी। अरे रामा मर गए, कृष्णा मर गई लखूबाई। उस साधु को हम क्यों ना पूजे जिसको मौत न आई। मैं क्या जानू, 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 है मैं क्या जानू, 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 मैं क्या जानू। आय अल्लाह तजल्ला तेरी शान का कुबकू है, तजल्ला तेरी शान का कुबकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आय अल्लाह तजल्ला तेरी शान का कुबकू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। कहीं बोला भले वो कह के कहीं बंदा कहीं खुदा देखा। कहीं वाजिब बना कहीं मुमकिन, कहीं फानी कहीं बता देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा। कहीं दिल है, कहीं वो बाईस से बेसावी दिल है। कहीं अंदाज़े बिस्मिल है, कहीं वो नादे कातिल है। कहीं शोरे अनादिल है, कहीं शोरे अनहक है। कहीं दावाए बातिल है, रवानी में कहीं दरिया, कहीं रुकने में साहिल है। मंदिर में है, मस्जिद में, काबे में, कलीसा में, लैला की अदाओं में, मजनू की वफाओं में, फरहाद की चाहत में, शिरी की मोहब्बत में, जमशेद के प्याले में, इस चांद के हाले में, कुरान के पारों में, दरिया की रवानी में, चलते हुए पानी में, इस दुनिया फानी में, करबल की कहानी में। ऐ अल्लाह जब हर जगह तू ही तू है, जब हर जगह तू ही तू है, तो पूछू आ गया दानों की माला लेकर सनम खाने में कहूं। ऐ अल्लाह आ गया दानों की माला लेकर सनम खाने में कहूं। और ऐ अल्लाह तू अगर दाने में मिलता है तो हर दाने में कहूं। और तू अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कहूं। और तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कहूं। और तू अगर साकी बना बैठा तो पैमाने में कहूं। और तू अगर काबे में रहता है तो बुतखाने में कौन। मैं क्या जानू, 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 मैं क्या जानू। देखन में तो एक मुर्दिया, 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 देखन में तो एक मुर्दिया। मेला गोविंद बाबा, मेला गोविंद का बंदा, मेला गोविंद बाबा, मेला गोविंद का बंदा। कौन है राम और कौन है बंदा, 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 कौन है राम। 63 साल मक्के में रहा फिर भी न पहचाना कौन है राम और कौन है बंदा, 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 कौन है राम। मेराज की शब में इधर कमली वाला उधर कमली वाला कौन है राम और कौन है बंदा, कौन है राम और कौन है बंदा, कौन है राम और कौन है बंदा, कौन है राम और कौन है बंदा। मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधा, 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 राम तेरा
समझना, समझना, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझना, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। लुत्फे में तुझसे क्या कहूं नादा, हाय गंगा तूने पी नहीं, 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 हाय गंगा तूने पी। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की में सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। हाय गंगा तूने पी नहीं, 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 हाय गंगा तूने पी। मैं उड़ने वाली है, मैं उड़ने वाली है, ये महकश उड़ाने वाले हैं, एक दो नहीं 14 पिलाने वाले हैं। हाय गंगा तूने पी नहीं, 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 हाय गंगा तूने पी। अरे बतलाए देता हूं तुझे मैं खान का पतब, बतलाए देता हूं तुझे मैं खान का पतब, बताओ काज़मीन खुरासान सा हमारा, खुर्शीद मुद्दा मेरा बुर्जे शरफ में है, एक साकी करबला में मेरा एक नजफ में है। हाय गंगा तूने पी नहीं, हाय